हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? मैं हूं आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट किया है। उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको फुल जो उस चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगा। टेलीग्राम की लिंक, व्हाट्सएप की लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। देखिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए, आपने मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया लेक्चर्स बनाने पे। आपको पता होगा मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा था। मैं अब ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा था। हाँ, ऑफलाइन में पढ़ा रहा था लेकिन ऑनलाइन में नहीं पढ़ा रहा था। अब क्या हो रहा है कि मेरा यूपीएससी का एग्जाम भी है, जेकेपीएससी का एग्जाम भी है नवंबर में, और यहाँ पे मुझे मास्टर्स का एग्जाम भी है। ठीक है। अब देखिए, मैं उन सब चीजों को साइडलाइन कर रहा हूं। मैं उनके साथ थोड़ा सा वो ना, मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं समहाउ मैं आपके लिए टाइम मैनेज करता हूं 1-2 घंटे। कसम से 1 घंटा मुझे लेक्चर प्रिपेयर करने में लगता है, कंटेंट तैयार करने में लगता है, और 1 घंटा मुझे फिर इसको क्या करने में लगता है, रिकॉर्ड करने में। और उसके बाद कुछ मिनट लगते हैं, 1 घंटा मुझे इसमें भी लगता है शेयर वेयर करने में, अपलोड करने में। अब देखिए, आप जरा सोचिए। देखिए, मैं इतना टाइम मतलब निकाल रहा हूं आपके लिए, और आपकी तरफ से मुझे कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसा फील करूंगा? अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसा फील करते? ठीक है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं यही से आपको बताऊंगा, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ये लिंक्स आप पहुंचाओ। और देखिए, मुझे व्यूज से कोई गरज नहीं है इधर। मुझे अगर सीरियस एस्पिरेंट्स 100 ही मिलेंगे ना, मुझे अगर 100 ही सिलेक्शन आएंगे ना, मैं उसी में खुश हूं। मिनिमम मुझे 100 सिलेक्शन यहां से मिलनी चाहिए, क्योंकि 4,000 पोस्ट हैं यार। पिछले साल मुझे 250 सिलेक्शन दी थी जीकेपी बॉर्डर बटालियन वालों ने। इस साल 100 भी नहीं मिल सकती हैं क्या? ठीक है। देखिए, जब आप यहां पे मुझे लगेगा ना कि हाँ व्यूज बढ़ रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, तो उसके बाद मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और उसके बाद में अगर मुझे मतलब ये फील हुआ ना कि सच में ये चाहते हैं क्या, वीडियोस आए, लेक्चर्स आए, मैं लाइव पढ़ाऊंगा और 2-2 3-3 क्लासेस दिन में दूंगा, और मार्क टेस्ट भी फिर मैं कंटिन्यूअसली लूंगा। लेकिन अभी मैं ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट मत कर सकता हूं। चलिए, कोई बात नहीं, आपसे उम्मीद रहेगी, अच्छाई की उम्मीद रहेगी। ठीक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, मैंने आपको याद है, मैंने आपको कल पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि यूएसए जो है, यूएसए में स्टेट्स जो है उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। और ये वो एग्रीमेंट ये साइन किया हुआ है उन्होंने कि हम कभी भी ये जो ग्रुप है, ये जो यूएसए जो है ना, ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं। जैसे हमारा भारत कंट्री है ना, इंडिया कंट्री है, ये भी एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, ये भी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। इसी तरीके से यूएसए जो है, यूएसए भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं। और इन्होंने इस सेंट्रल गवर्नमेंट से ये पैक्ट साइन किया है कि हम कभी भी इस ग्रुप को छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी कि हम कभी भी इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे, हम कभी भी फ्रीडम आपसे नहीं मांगेंगे। ठीक है। हम कभी भी आपसे ये इल्तिजा नहीं करेंगे कि आप हमें सेपरेट छोड़ दो, इस ग्रुप से हम भागना चाहेंगे, नहीं, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने पैक्ट साइन किया है। हाँ, अब वहां पे क्या है, वहां पे ये जो स्टेट्स है ना, इन स्टेट्स को, हर एक स्टेट को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या हमारे भारत में हर एक स्टेट को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? सेपरेट 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 कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? क्या राजस्थान को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है? जेएंडके को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन 370 होने के खत्म होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अब खत्म हो गया। ठीक है। किसी भी स्टेट को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरे भारत पे लागू होता है, जिसको हम कह सकते हैं लेमैन्स लैंग्वेज में, हम कह सकते हैं आम भाषा में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। जो हर एक स्टेट पे, जो सेंटर पे भी, स्टेट्स पे भी अप्लाई होती है। लेकिन यूएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए में क्या है मेरे दोस्तों? सर जरा बताइए क्या है यूएसए में, मैं बताता हूं। देखिए, यूएसए में जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, ग्रुप में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट को अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, जिस तरीके से हमारे भारत में सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरीके से यूएसए में सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। यानी कि यूएसए में 2 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होते हैं, एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा जो है वो स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक स्टेट को जो अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अप्लाई होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूएसए में क्या है, यूएसए में ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए क्या है, जैसे हमारा
भारत है, हमारे भारत का जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सिंगल सिटीजनशिप। पूरे जितने भी यहां पे रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, उनको वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। क्या आपने कभी सुना है कि राजस्थान वाले या गुजरात वाले या यूपी वालों ने डिक्लेयर किया कि हम इसको, ये जो हमारे यहां स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं, इनको हम अलग सिटीजनशिप देंगे? ठीक है, और ऑलरेडी तो हमें एक सिटीजनशिप मिल रही है थ्रू सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, जो हमारा सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो पूरे भारत पे लागू होता है, उसने तो हमें ऑलरेडी एक सिटीजनशिप दी है, ठीक है, लेकिन स्टेटस जो है, स्टेटस में कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो हमें क्या सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे? तो इसलिए भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है। याद रखिए, यूएसए में क्या है? यूएसए में दो कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो जो दो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों जो है अलग अलग तरीके से यूएसए के सिटीजन को क्या देती हैं? सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं, सिटीजनशिप प्रोवाइड करती हैं। अब आप ये बताओगे सर, आप ये सिटीजनशिप बोल रहे हो, बार बार बोले जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो भी जिसको भी डिक्लेयर करेगा ना एक कंट्री, जिसको भी डिक्लेयर, जिस भी आदमी को, किसी भी शख्स को, जिस पर्सन को जो गवर्नमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेयर करेगी एज सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, तो उस पर्सन को कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ हक मिलते हैं उस कंट्री के, ठीक है, उस कंट्री में उसको कुछ हक मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं। जैसे अगर हम जाएंगे ना यूएसए, हमें जो राइट्स वहां के सिटीजन्स को मिलते हैं ना, वो हमें नहीं मिलेंगे। क्यों मिलेंगे यार? हम तो वहां के हैं ही नहीं। जो सिटीजन्स हमें मिलते हैं ना भारत के नागरिकों को, अगर यूएसए का कोई बंदा यहां आएगा ना, तो उसको वो राइट्स थोड़ी मिलेंगे। आप मुझे ऐसे बताओ, क्या यूएसए का कोई बंदा अगर यहां आएगा, क्या वो यहां पे वोट डाल सकता है? मत डाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो यहां का सिटीजन ही नहीं है, उसको राइट ही नहीं दिया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो इसलिए आप याद रखोगे, यूएसए में ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूअल सिटीजनशिप है, हमारे भारत में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है और सिंगल और यूनिफॉर्म सिटीजनशिप भी है, ठीक है। अब देखिए, जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी ना, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने ये बोला कि सिटीजनशिप के रिलेटेड जो लॉज होंगे, वो मैक्सिमम जो डिसीजंस होंगे सिटीजनशिप के रिलेटेड, किसको सिटीजनशिप हम देंगे, किसको नहीं देंगे, ये जो है, ये पार्लियामेंट जो है, ये देश की पार्लियामेंट खुद तय करेगी, ठीक है। वो पार्लियामेंट थोड़ी थी, वो फंक्शन कर रही थी टेम्पोररीली एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने बोला जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे, ठीक है, जब इलेक्शंस होंगे, जब परमानेंट फर्स्ट पार्लियामेंट हमारा बनेगा, तो वही फिर इसके रिलेटेड सोचेंगे कि हम सिटीजनशिप किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कम कानून बनाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, उन्होंने बहुत कम कानून बनाए सिटीजनशिप के रिलेटेड। बाकी जो कानून है वो फिर रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स ने इसके ऊपर बनाए हैं, ठीक है। उन्होंने फिर एक्ट, सेपरेट एक्ट्स हमारी पार्लियामेंट जो है, उन्होंने डिफरेंट जो है डिफरेंट एक्ट्स उन्होंने फिर लाए, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसको सिटीजनशिप हम देंगे, किसको नहीं देंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्ट बनता है, वो है मेरे दोस्तों सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। याद रखिएगा, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। देखिए कैसे मैंने पीडीएफ हाईलाइट की है, कसम से अगर आप इसको 2 बार पढ़ोगे ना, ये आपके जहन से कभी भी ये जो है ना, आपको बराबर ये भी याद रहेगा किस कलर में वो लिखा हुआ था, ये भी आपको एग्जाम में याद आएगा। लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत करनी है आपको, थोड़ा सा मैं भी करूंगा, थोड़ा सा आप भी करोगे, तभी जो है ये कंप्लीट जो है स्टडी हो जाएगी और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखिए, हाँ, सबसे पहला एक्ट जो फिर लाया गया पार्लियामेंट ने, जो सबसे पहला फिर एक्ट लाया, वो था एक्ट ऑफ 1955, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। दोस्तों, इसमें क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था इसमें? इस एक्ट में यही लिखा गया था कि किसको हम सिटीजनशिप देंगे और किसको सिटीजनशिप नहीं देंगे। ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस, ऐसा कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि आप याद रखिएगा, ऐसे आप समझोगे आसान भाषा में कि इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई थी। क्या रखी गई थी? एलिजिबिलिटी रखी गई थी। इसमें यह कहा गया था कि कौन सा पर्सन जो है वो एलिजिबल है हमारी जो कंट्री है उसको सिटीजनशिप देने के लिए, ठीक है। उसको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर एलिजिबिलिटी वो फुलफिल करता है तो उसको सिटीजनशिप देंगे, अगर नहीं करता है तो नहीं मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा, ये जो जेकेपी कांस्टेबल के जो पोस्ट निकले हैं, इसमें लिखा गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 10th पास होनी चाहिए, या आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास होनी चाहिए। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, अगर आप 10th पास नहीं होंगे, तो आप नहीं भर सकते। इसी तरीके से ये एक्ट जो है, इसने कहा था ये कंडीशंस हैं, ये एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया है, अगर आप ये फुलफिल करते हो तो आपको सिटीजनशिप हम देंगे, अगर नहीं करते हो तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इस एक्ट में यही लिखा गया था। अब हमें यह देखना है कि इस एक्ट में क्या लिखा गया था, ऐसी कौन सी कंडीशंस थी, ऐसे कौन से ये वो कौन सा क्राइटेरिया था जिससे हम सिटीजनशिप जो है एक्वायर कर सकते थे। पहले हम देखेंगे एक्वायर कैसे कर सकते थे, बाद में हम फिर देखेंगे कि हम हमारी सिटीजनशिप जो है वो छीनी कैसे जा सकती थी। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, कानून जो है, ये एक्ट जो है, ये हमें सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड कर सकती थी। हाँ देखिए, हाँ देखिए, आपको याद रखने हैं 5 ऐसे तरीके इस एक्ट में लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? 5, इसमें 5 तरीके लिखे गए हैं जिससे क्या होगा, शाबाश, जिससे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। वो कौन कौन से 5 तरीके हैं? घबराओ मत, मैं हूं ना इधर, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा, आपको याद ये रहेगा। ठीक है, जिंदगी भर आप इसको नहीं भूल पाओगे। तो 5 तरीके जो हैं वो था, एक था बाय बर्थ, हम जो है बाय बर्थ सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते थे, या बाय डिसेंट, या बाय रजिस्ट्रेशन, या बाय नेचुरलाइजेशन, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। हाँ मैं आपको बता दूं, आप इसी टाइम रफ पे नोट करके रखिएगा ये 5। ठीक है, मुझे पता है ये पीडीएफ में है, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूं, इसलिए आपको ये 5 के 5 नोट करने होंगे। पास वीडियो करो, उसके बाद लिखो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय बाय एक्विजिशन। यहां पे जो इनकॉर्पोरेशन है ना, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी ठीक है, लेकिन बाय एक्विजिशन जब आप लिखोगे ना, तो फिर जो मेरी ट्रिक है, एक्विजिशन जो है, मेरी जो ट्रिक है वो फिर काम करेगी। ठीक है, क्योंकि इसका एक वो बनेगा, एक मेमोनिक बनेगा। ठीक है, देखिए, तो ट्रिक आपको याद रखना है ब्रांड। क्या याद रखना है? BRAND। कितने वर्ड्स हैं ये? 5 वर्ड्स है ना। तो ये आप मान लीजिए, ये वही 5 तरीके हैं जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने कहा है कि इन 5 तरीकों से हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। B का मतलब है बाय बर्थ, R का मतलब है बाय रजिस्ट्रेशन, A का मतलब है बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बोल बताइए, या बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ये एक ही बात है। ठीक है, तो ए का मतलब क्या है? बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। एन का मतलब क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। डी का मतलब क्या है? बाय डिसेंट। अब हम देखेंगे ये जो बाय बर्थ है, इसमें क्या कंडीशन रखी गई थी। अगर किसी को, किसी पर्सन को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लेनी थी बाय बर्थ, अगर वो चाहता था कि मैं बाय बर्थ सिटीजन बनूं इंडिया का, तो उसको क्या करना चाहिए था? ठीक है, उसको कौन सी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी थी? अगर कोई चाहता था कि मैं बाय रजिस्ट्रेशन करूंगा, मैं यहाँ का नहीं हूं, लेकिन मैं अगर अमेरिका का था, या मैं अगर पाकिस्तान का था, मैं उस टाइम पे चाहता था कि मैं भारत का सिटीजन बनूं, मैं भारत में ही मतलब जो है जिंदगी बाकी जो है वो मैं इधर ही गुजारूंगा, मैं भारत में ही बैठूंगा, मैं भारत में ही रहूंगा, सब कुछ काम वगैरह सब कुछ इधर ही करूंगा, पूरी जिंदगी इधर ही गुजारूंगा। ठीक है, तो उसको क्या करनी थी? उसको रजिस्ट्रेशन करनी थी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी थी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर किसी को, हम किसको कहते थे कि ये बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया है? बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, ऑल पर्सन्स बॉर्न इन इंडिया on or after 26 January 1950 are treated as citizens by birth. On or after, जो भी पर्सन हमारे भारत में जिसने जन्म लिया है, कब? 26 जनवरी 1950 को, या 27 जनवरी 1950 को, या 28 जनवरी 1960 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद चाहे वो कोई भी डेट हो, ठीक है, वो भी चलेगा, और 26 जनवरी 1950 ये डेट भी चलेगा। इस दिन से लेकर आगे कोई भी डेट हो, तो अगर किसी पर्सन ने जन्म लिया था हमारे भारत में, तो उसको हम बोलते थे ये है बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया। समझाता हूं, घबराओ मत, मैं समझाता हूं। देखिए, बाय बर्थ हम किसको बोलेंगे ये सिटीजन ऑफ इंडिया है? अगर कोई शख्स है, अगर कोई आदमी है जिसने जन्म लिया है इंडिया में, किसी भी स्टेट में, इंडिया की सॉइल पे उसने जन्म लिया, लेकिन एक डेट, एक कट ऑफ डेट है। एक कट ऑफ डेट क्या था? 26 जनवरी 1950, यानी कि उसका जन्म इसी दिन होना चाहिए था या इसके बाद होना चाहिए था। अगर किसी का जन्म कब हुआ था? किसी ने जन्म लिया था 25 जनवरी 1950 को, क्या उसको हम सिटीजन बाय बर्थ मानेंगे? नहीं मानेंगे। अगर किसी ने जन्म लिया था 24 जुलाई 1940 को, क्या उसको हम सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ मानेंगे? नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कट ऑफ डेट क्या था याद रखिएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, ऑन और आफ्टर याद रखना है। अगर 26 जनवरी के दिन भी अगर उसने जन्म लिया होगा ना, तब भी उसको बाय बर्थ हम सिटीजन ऑफ इंडिया मानेंगे। यह बात आपको याद रखनी है, नोट करनी है। ठीक है, बाय डिसेंट, डिसेंट आप समझ रहे हो ना, जद बोलते ना, या आबा व अजदाद,
जो हमारे मतलब इंसेस्टर्स थे, बाय डिसेंट हम बाय डिसेंट भी जो है भारत की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते थे। लेकिन उसके लिए क्या कट ऑफ डेट था, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी थी? देखिए, अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया उसने जन्म लिया है, यानी कि उसने पाकिस्तान में जन्म लिया है, चाहे उसने श्रीलंका में जन्म लिया है, चाहे इंग्लैंड में जन्म लिया है, लेकिन कट ऑफ डेट क्या है? 26 जनवरी 1950 को, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, shall be citizen of India by descent if his father is citizen of India at the time of his birth। देखिए, हाँ, अगर आपको यह बताना होगा ना कि बाय डिसेंट जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, हम किसको बताएंगे? वो देखिए, मैं आसान भाषा में समझाता हूं आपको। मान लो अगर कोई बच्चा जो है वो जन्म लेता है इंग्लैंड में, कहां पे? या वो जन्म लेता है श्रीलंका में, किसी भी देश में वो जन्म लेता है। जिस टाइम पे वो जन्म लेता है, अगर उस टाइम पे उसका बाप, अगर उस टाइम पे उसका फादर था इंडिया का सिटीजन, कहां का सिटीजन? इंडिया का सिटीजन, तो हम ये कह सकते हैं। और लेकिन कट ऑफ डेट भी याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। देखिए, अगर कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 में वो जन्म लेता है, कहां पे? भारत से बाहर किसी भी देश में, लेकिन वहां से उसका जो फादर था वो क्या था? वो सिटीजन ऑफ इंडिया था उस टाइम पे, तो उस बच्चे को हम बोलेंगे ये बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये बाय डिसेंट है। देखिए, 3 कंडीशंस याद रखिएगा। सिंपल सिंपल, कैसे इसको आप आसान कैसे बनाओगे? आपको याद रखना है ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, आउटसाइड इंडिया, और उसका फादर आपको याद रखना है। 3 कंडीशंस क्या है? एक, बाय डिसेंट हम किसको बोलेंगे? एक, जो आउटसाइड पैदा हुआ हो। दूसरा, जो ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 को जिसने जन्म लिया हो। तीसरी कंडीशन यह है कि उसका फादर उस टाइम पे भारत का सिटीजन होना चाहिए था, तभी हम बोलेंगे कि वो बाय डिसेंट क्या था? सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर उसका फादर उस टाइम पे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं था जिस टाइम पे उसने जन्म लिया, तो हम उसको बाय डिसेंट सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, देखिए, अब इसमें तीसरा जो था बाय रजिस्ट्रेशन। अब क्या हो गया? अगर कोई भी कंट्री, कोई भी फॉरेन कंट्री ले लो आप, किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई आदमी आता है, वो बोलता है क्या हमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया का सिटीजन बनूं, तो उसको क्या करना है? उसको रजिस्ट्रेशन करनी है या उसको नेचुरलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करनी है। अब आप बताओगे सर, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन जो है ना, ये थोड़ा सा सेम है। ठीक है, ये थोड़ा सा सेम है। मैं लेकिन आपको इतना बता दूं, ये जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है ना, ये सिंपल है, ये सिंपल प्रोसेस है, और ये जो नेचुरलाइजेशन वाली प्रोसेस है ना, ये स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। अब मैं पहले ही आपको बता के रखता हूं, जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस है ना, इसमें मतलब ज्यादा जो है ना वो हम कहेंगे एक्सट्रीम रूल्स नहीं है। इसमें ये जो भाई रजिस्ट्रेशन है ना, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। वो थोड़ा सा आपको देखेगी कि आप कितने टाइम से इंडिया में रहते हो, और आप बाकी जो भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेकिन सिंपल सिंपल ही क्राइटेरिया इसका होगा। लेकिन जो नेचुरलाइजेशन होगा ना, नेचुरलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको गवर्नमेंट कहती है क्या आपको 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज आती है क्या? उसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज आती है? ठीक है, तो नेशनलाइजेशन प्रोसेस जो है ये क्या है? ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कहा जाता है कि आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में वो पूछा नहीं जाता है, नहीं वो देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेशनलाइजेशन भी हम क्या बन सकते हैं? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। बस सिंपली क्या करना है, जैसे आपने कल जेकेपी कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो इसी तरीके से यहां पे आपको अप्लाई करना होता है रजिस्ट्रेशन या नेशनलाइजेशन के लिए। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? देखिए, अगर कभी भी फ्यूचर डेट में या आज या कल या कभी भी फ्यूचर में इंडिया किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है, किसी भी कंट्री की टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, तो वहां के जो लोग हैं उनको ये भारत की मर्जी है, ये भारत की पार्लियामेंट की मर्जी है, या ये जो कानून है, ये जो एक्ट है, ये इसी में लिखा गया है कि हम वो जो वहां के लोग हैं उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी या बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी जो है, यहां से भी हम सिटीजनशिप जो है, ये एक मेथड है जिससे हम सिटीजनशिप जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको पता है पुर्तगीज से जो है गोवा लिबरेट हुआ था, है फ्रेंच से पौंडीचेरी ये ये हमने किया था, लिबरेट किया था। ठीक है, तो वो जो है ना, वो टेरिटरीज क्या है, वो हमने इनकॉर्पोरेट किए, वो हमने एक्वायर की है। ठीक है, वो पहले से ही हमारी टेरिटरीज नहीं थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, हाँ, यहां तक हमने ये देखा कि हम सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम सिटीजनशिप जो है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम सिटीजनशिप को कैसे लूज कर सकते हैं, हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो कैसे हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये हम पढ़ रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के मुताबिक। ये जो हम क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में लिखा गया है कि लॉस कैसे होगा और एक्वायर कैसे होगा। उसके बाद ये जो एक्ट है ना, ये बहुत बार अमेंड भी हुआ, लेकिन हमें सिलेबस में यही दिया हुआ है, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगी, देखिए तीन तरीके से क्या होगा, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है वो आप खो सकते हो। चाहे आप बाय बर्थ सिटीजनशिप हो, चाहे आपने बाय डिसेंट सिटीजनशिप एक्वायर की हो, चाहे बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी आपने सिटीजनशिप एक्वायर की हो, आप किसी भी तरीके का सिटीजन हो, आपका जो सिटीजनशिप है, आपके सिटीजनशिप जो राइट्स हैं वो आपसे छीन लिए जा सकते हैं। क्यों क्यों तीन कंडीशंस में, तीन चीजें हैं जिससे आप सिटीजनशिप को खो सकते हो। एक बाय रेनंसिएशन, दूसरा बाय टर्मिनेशन और तीसरा बाय डिप्रीवेशन, ठीक है। रेनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्रीवेशन, शाबाश, ठीक है। पहले हम देखेंगे रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या है, अगर वॉलंटियरली रिनॉनस करता है कोई भी पर्सन है, वो वॉलंटियरली रिनॉनस करता है क्या, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, मुझे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिली है, बाय बर्थ मेरी सिटीजनशिप है, तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं अब भारत की सिटीजनशिप जो है, भारत का नागरिक नहीं रहूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, रिनंसिएशन, बाय प्रोसेस ऑफ रिनंसिएशन जो है, मैं अपनी जो सिटीजनशिप है वो मैं कहूंगा कि मैं भारत का सिटीजन नहीं रहना चाहता हूं, सिंपली बाय विल हम कहें, जिसको हम कहेंगे, ठीक है, बाय विल मैं जब करूंगा ना, तो इसको बोलेंगे हमने सिटीजनशिप जो है वो रिनॉनस की है, ठीक है। अपनी मर्जी से आप रेनाउंस करते हो, क्यों, क्योंकि आप अब चाहते हो कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा, अब आप चाहते हो कि मैं यूएसए में होके सेटल हो जाऊंगा, उधर ही रहूंगा, ठीक है, मैं रेस्ट ऑफ लाइफ जो है वो मैं यूएसए में ही गुजारूंगा या यूके में गुजारूंगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेनाउंसिएशन, जब आप बाय विल करते हो रेनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट है फिर टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कैसे होता है, व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलंटियरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है ना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। दिस प्रोविजन हाउएवर डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड। देखिए इसका मतलब क्या है, बाय टर्मिनेशन, जैसे ही आप भारत के बगैर किसी भी दूसरे मुल्क का सिटीजनशिप आप एक्वायर करते हो, सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई करते हो, फिर वो कंट्री आपको सिटीजनशिप जो है देती है, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, ऑटोमेटिकली आपको फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आप भारत में नहीं रहने वाला, ठीक है। जैसे ही आपको सिटीजनशिप वहां दूसरे कंट्री की मिलेगी, किसी भी दूसरे कंट्री की मिलेगी, ठीक है, तो आपका जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, फिर आप भारत के सिटीजन नहीं रहेंगे, ठीक है, फिर आप भारत के सिटीजन नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जिस टाइम पे भारत किसी वार में होगा, जिस टाइम पे भारत कोई जंग लड़ रहा होगा, फिर अगर उस टाइम पे आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सिटीजनशिप जो है बाय टर्मिनेशन ड्यूरिंग वार, ये जो क्लास है ये उस टाइम पे फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि जिस टाइम पे इंडिया किसी वार में इंडल्ज होगा, तो उस टाइम पे बाय टर्मिनेशन, यानी कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करते हो, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं करने वाला कोई भी, ठीक है। हाँ, जब वार खत्म होगा उसके बाद गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जो भी डिपार्टमेंट होगा वो आपको देखेगी, जांच पड़ताल करेगी, हाँ, फिर आपको ऑटोमेटिकली फिर से टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय डिप्रीवेशन। डिप्रीवेशन का मतलब क्या है, इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, हाँ, डिप्रीवेशन में कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। एक सिटीजन को हम कैसे डिप्राइव करेंगे, डिप्राइव मान लो आप बेइज्जती से हम उसको कैसे सिटीजनशिप छीन लेंगे। हाँ, देखिए कैसे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो एक सिटीजनशिप, एक नागरिक को, एक सिटीजन को या एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया को कब वो सिटीजनशिप उससे क्या करेंगे, छीन लेंगे। तीन कंडीशन है इसके लिए। एक, अगर उनको यह शक होता है कि कोई भी पर्सन ऐसा है हमारे भारत में जिसने बाय फ्रॉड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे, फ्रॉड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके, फ्रॉड एप्लीकेशन फिल करके
ठीक है, फ्रॉड फ्रॉड वेरिफिकेशन उसने दी है और फिर उसने हमारे भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की है, तो उसकी सिटीजनशिप जो है वो डिप्राइव हो सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। समझ आ रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, बाय डिप्रीवेशन में तीन मेथड्स हैं। ठीक है, तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें एक रेजिडेंट को, एक भारत के नागरिक को उससे उसकी जो सिटीजनशिप है वो छीनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर एक तो उसने, अगर ये शक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसने बाय फ्रॉड जो है, इसने हमारे साथ फ्रॉड करके हमारी सिटीजनशिप जो है एक्वायर की है। और दूसरा, अगर इनको ये लगता है विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। मान लीजिए कोई यूके का है, इंग्लैंड का या यूएसए का कोई बंदा आता है, ठीक है, वो यहां पे हमारे इंडिया में क्या करता है, सिटीजनशिप उसको क्या मिलती है, उसको क्या मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन बाय नेचुरलाइजेशन मिलेगी या बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी, क्योंकि उसको अप्लाई करना है ना, वो यहाँ का थोड़ी है। बाय डिसेंट तो वो नहीं हो सकता, बाय बर्थ भी तो वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर यूएसए या किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई बंदा हमारी कंट्री में आता है, वो यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर करता है, और उसको अगर फिर अगर वो किसी भी कंट्री में जाएगा, चाहे वो यूएसए में ही क्यों ना जाए, चाहे वो किसी और कंट्री में जाए, फिर अगर उसको किसी भी कंट्री में 2 साल के लिए या 2 से ज्यादा साल के लिए उसको जेल काटनी पड़ती है, तो उसको क्या किया जाता है, भारतीय कानून में ऐसा लिखा गया है, भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको सिटीजनशिप जो है वो छीन लेगी। समझ आया? फॉरेनर अगर कोई भी इंडिया की सिटीजनशिप लेता है, उसके बाद जब वो किसी भी दूसरे कंट्री में अगर वो जेल खाता है, 2 साल के लिए उसको जेल जाना पड़ता है, तो उसके बाद अगर 2 साल से कम जेल होगी ना, तो उसमें गुंजाइश होती है फिर से सिटीजनशिप देने की। लेकिन अगर 2 साल जेल हो गई बराबर, तो उसके बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिटीजनशिप जो है वो छीन लेगी। ठीक है। हाँ, तीसरा क्या है, द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वार। हाँ, मान लीजिए इस टाइम पे, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार है, या इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में वार है। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इंडिया को किसी दूसरे कंट्री, किसी नाइबरिंग कंट्री से वार चल रही है। उस वार के दौरान अगर कोई भी इंडिया का सिटीजन क्या करता है, अनलॉफुली ट्रेड करता है या अनलॉफुली कम्युनिकेट करता है। अनलॉफुली ट्रेड आपको समझ आ रहा है ना, मतलब कोई भी ट्रेड, एम्यूनिशन का ट्रेड करेगा, या कोई भी, मतलब जैसे स्मगलिंग करे, कोई भी किसी भी टाइप का स्मगलिंग हो, या कम्युनिकेशन करेगा, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन देगा कि फौज यहां से जा रही है, वहां से आ रही है। ठीक है, कोई भी इस प्रकार की जो अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, जो अनलॉफुल ट्रेड होगी या कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, ड्यूरिंग वार, अगर कोई भी सिटीजन ये अनलॉफुल ट्रेड या अनलॉफुल कम्युनिकेशन करता है, किसके साथ, उस कंट्री के साथ जिस कंट्री के साथ हमारा वार स्टार्ट हुआ होगा, तो उस टाइम भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिटीजनशिप को छीन सकती हैं, हाँ, इस सिटीजन से। देखिए मैं फिर से बताता हूं, मान लीजिए हमारा वार चल रहा है पाकिस्तान के साथ, भारत का कोई नागरिक क्या करता है, अनलॉफुली ट्रेड करता है पाकिस्तान के साथ, या अनलॉफुली उनको कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन देता है, तो उस टाइम पे जो भारत का जो ये रेजिडेंट होगा, जिसको सिटीजनशिप मिली थी बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी भी तरीके, किसी भी टाइप की सिटीजनशिप इसके पास हो, लेकिन उस टाइम पे भारत जो है इसकी सिटीजनशिप जो है वो छीन लेगी। हाँ, देखिए अब यहाँ पे पार्लियामेंट पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ। हाँ, देखिए पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है, वो कभी भी उसको, वो अगर आज भी चाहेगी ना 2024 में, जैसे 2019 में ऑलरेडी सिटीजनशिप जो है एक्ट एक आया था अमेंड करके, ठीक है, दूसरा जो है वो कभी भी जब भी चाहेगी ना पार्लियामेंट, वो सिटीजनशिप के रिलेटेड कैसे एक्वायर की जाएगी, कैसे टर्मिनेट हो जाएगी, सिटीजनशिप के रिलेटेड वो कोई भी लॉ कभी भी बना सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 5 to 11 है ना, 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं, 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं, दैट डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और ये किस पार्ट में है शाबाश, ये पार्ट सेकंड में है। ठीक है, 5 to 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 to 11 पार्ट सेकंड में ये। ठीक है, अब देखिए, हाँ, सिटीजन जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिटीजन जो होते हैं ना, वो होते हैं फुल मेंबर ऑफ द स्टेट, जैसे हम हैं फुल मेंबर ऑफ द स्टेट, फुल राइट्स हमें मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इलेक्शन में वोट डालने का, इलेक्शन लड़ने का, या कोई भी फंडामेंटल राइट हो, सुप्रीम कोर्ट जाने का हक, कोई भी जो राइट हो वो हमें मिलता है। ठीक है, वो फुल मेंबर्स को मिलता है। सिटीजन जो होते हैं ना वो फुल मेंबर्स होते हैं एक कंट्री के, स्टेट का, इंडियन स्टेट का मतलब है यानी कि इंडियन कंट्री। ठीक है, दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, अब देखिए एलियंस किसको हम बोलते हैं, कोई भी जो भी फॉरेनर यहाँ पे चाहे घूमने आए, या किसी भी कोई भी कारोबार करने आए, कोई भी जो भी मतलब इंडिया की टेरिटरी में नहीं रहता है ना,
चाहे यूएसए से आए, श्रीलंका से आए, अफगानिस्तान से आए, म्यांमार से आए, कहीं से भी आए, जो हमारे टेरिटरी में घुसेगा, चाहे वो एज टूरिस्ट घुसेगा, एज बिजनेसमैन घुसेगा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एलियन है। क्या है? ये एलियन है। वो एलियन नहीं जो मार्स से आते हैं, जुपिटर से आते हैं, वो वाले नहीं। इसको हम एलियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे भारत का सिटीजन नहीं है, ना बाय डिसेंट है, ना बाय नेचुरलाइजेशन है, ना बाय क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन है, किसी भी तरीके का जो है सिटीजनशिप जो है इसको नहीं मिली है अभी, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एलियन बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो एलियन होता है ना, उसको सारे राइट्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल दी थी कि वो यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, वो यहाँ पे वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे फुल मेंबर जो होते हैं, फुल सिटीजन जो होते हैं, उनको सारे हक मिलते हैं, सारे राइट्स मिलते हैं। हाँ, अब ये जो एलियंस होते हैं ना, एलियंस भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है फ्रेंडली एलियन, दूसरा होता है इनिमी एलियन। देखिए, फ्रेंडली एलियन इस टाइम पे भारत के कौन है? सारे सारे जितने भी है ना, सब के सब इस टाइम पे फ्रेंडली एलियन है। अब इनिमी एलियन कब बनता है? इनिमी एलियन तब बनता है, मान लीजिए अगर कल पाकिस्तान के साथ वार हो जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है, या किसी भी कंट्री के साथ वार होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पाकिस्तान के जब ऑफिशियली पार्लियामेंट, जब ऑफिशियली प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि हमारा वार चल रहा है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, हमारा वार स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के साथ, हमारा वार स्टार्ट हो गया ए बी सी किसी भी कंट्री के साथ, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो उस टाइम पे उस कंट्री के जितने भी बंदे होंगे, उस कंट्री के जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, वो हमारे लिए इनिमी एलियंस हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए पाकिस्तान के साथ वार चल रहा है इंडिया का, ठीक है। अब पाकिस्तान का कोई भी बंदा हमारी टेरिटरी में आ रहा है, चाहे लॉफुली आ रहा है या अनलॉफुली आ रहा है, तो वो हमारे लिए इनिमी एलियन उस टाइम पे बनता है, ठीक है। वैसे एलियन सब होते हैं, एलियन सब होते हैं, सब हमारे लिए इस टाइम पे फ्रेंडली एलियंस है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, जरा मुझे बताओ, हाँ इसका मुझे आंसर आप बताओ, मैं देखूंगा आपने क्या समझा। मान लीजिए यहाँ पे ये है ना, पाकिस्तान का अभी अगर यहाँ पे कोई आएगा, अगर यहाँ पे पाकिस्तान का कोई घूमने आता है या बिजनेस करने आता है इंडिया की टेरिटरी में, तो आप मुझे ये बताओ, वो हमारे लिए इस टाइम पे फ्रेंडली एलियन है कि इनिमी एलियन है? जो मुझे इसका जवाब बताएगा ना, अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में मैं उनको क्या दूंगा, एप्रिसिएशन करूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। शाबाश, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। देखिए, एनिमी एलियंस को कम राइट्स होते हैं, पहले मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, स्टार्टिंग में भी मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमें कल पढ़ने हैं, ठीक है, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ किसको मिलते हैं? शाबाश, जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिलते हैं, जो फुल सिटीजन्स हैं इंडिया के। और जो एलियंस होते हैं, चाहे इनिमी एलियन हो, चाहे फ्रेंडली एलियन हो, उनको ये राइट्स नहीं मिलते हैं। एलियन किसी भी टाइप का हो, चाहे फ्रेंडली एलियन हो, इनिमी एलियन हो, कोई भी एलियन हो, उनको यहां पे सारे राइट्स नहीं मिलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहां पे कुछ राइट्स लिखे हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे आर्टिकल 15 ये एक फंडामेंटल राइट है, 16 भी फंडामेंटल राइट है, 19, 29, 30 ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो जो एलियंस को नहीं मिलते हैं, जो एलियंस को, शाबाश, जो एलियंस को क्या होते हैं? नहीं मिलते हैं। शाबाश, याद रखा आपने। मैंने आपको बोला आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एलियंस को नहीं मिलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के रिलेटेड। आर्टिकल 16 क्या है? एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह के रिलेटेड। 29, 30 क्या है? ये माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे राइट्स हैं जो एलियंस को नहीं मिलते। ये हमें कल डिस्कस करने ना डिटेल में, 15 वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे ही समझो फिलहाल। और राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ये भी एलियंस को नहीं मिलेगा। स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो ये राइट भी उनको नहीं मिलेगा। राइट टू वोट इन इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में यहाँ पे वोट डालना होगा तो बिल्कुल भी एलियंस को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमारे इंडिया में, पता है, हमारे भारत में, प्यारे भारत में एक जबरदस्त कानून है, एक जबरदस्त रूल है। देखिए, यहां पे अगर कोई भी बाहर का बंदा आता है, वो बाय नेचुरलाइजेशन वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनता है। क्या बनता है? बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजन ऑफ इंडिया बनता है। मैंने आपको बताया था, इसके लिए एक जबरदस्त कंडीशन ये होती है कि उसको कोई भी लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, यानी कि उसको चाहे कोई भी 22 लैंग्वेज जितनी भी है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें से कोई ना कोई लैंग्वेज इसको क्या आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जब अगर कोई बंदा, कोई भी फॉरेनर बंदा है, वो यहाँ का नेचुरलाइजेशन जो है, नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गया, ठीक है। आपको पता है, उसके बाद नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनने के बाद वो यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। कभी ऐसा अगर आपको ऐसे कोई पूछेगा तो ऐसा लगता है कि यार कैसे बन सकता है, वो तो बाहर से आया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है ना,
अगर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, क्योंकि नेचुरलाइज्ड सिटीजन में मैंने आपको पहले ही बोले इसमें बहुत सारे टफ कंडीशंस होते हैं। जब वो सारे टफ कंडीशंस फुलफिल करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसके बाद ये नेचुरलाइज्ड पर्सन होने के बाद ये क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ये एलिजिबल होता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में पता क्या होता है, यूएसए में सिर्फ जो ओनली बाय बर्थ होगा ना, वो बाय बर्थ जो सिटीजन होगा वही बन सकता है। ठीक है, यहां तक ठीक है ना। चलिए, लेक्चर की स्टार्टिंग में जो रिक्वेस्ट मैंने की थी, आई होप कि आप उसको कंसिडरेशन करेंगे। ठीक है, आप उसको कंसिडर करेंगे तो मेहरबानी करके मैंने जो आपको ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखवाए थे ना, इनको लास्ट पे आप जब आप पीडीएफ को प्रिंट दोगे जो भी करोगे, लेकिन वो पॉइंट्स आपको भूलने नहीं है, वो आपको अपने नोट्स में मेंशन करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।